हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 3 मई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 मई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, लियोनेल मेसी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके लियोनेल मेसी है ना, ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर है। तो फुटबॉलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लियोनेल मेसी की बात आ गई है, तो देखिए 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ना, जो कि आपका यूएई कतर में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता टीम जो ये आपका अर्जेंटीना रहा था, और अर्जेंटीना के जो कप्तान है ना, ये आपके लियोनेल मेसी रहे थे। वहीं अगर बात कर ले 2022 के फीफा विश्व कप का उप विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए इसके जो उप विजेता टीम है ना, वो आपका फ्रांस देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो अर्जेंटीना 3 बार जो फीफा विश्व कप का जो खिताब है वो जीत चुका है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने जो है किस खेल में जो वो स्वर्ण पदक जीता था, यानी बजरंग पूनिया ये जो है किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने जो है कुश्ती खेल में जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि बजरंग पूनिया ने जो है कितने वर्ग फ्री स्टाइल में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो देखिए, पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में जो है फाइनल में कनाडा के मैकलिन लालचन को हराकर जो है बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की बात आ गई है, तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में प्रश्न देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जो ये आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, ये कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये जो आपका 22वां संस्करण रहा था, और ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में जो वो आयोजित किया गया है। और अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ये जो है किस देश के द्वारा किया गया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे अधिक 5 बार जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि आपका 21वां संस्करण था, और ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो एक बार ही जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया है, जो कि आपका 2010 में आयोजित किया गया था, और ये भी आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसमें जो है भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह में जो है आपके ध्वजवाहक जो वो कौन रहे थे। तो देखिए, उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक है ना, ये आपके मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, और पीवी सिंधु जो कि आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है ये उद्घाटन समारोह के जो वो ध्वजवाहक रहे थे। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले, तो देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में समापन समारोह के जो आपके जो ध्वजवाहक रही थी वो आपका निखत जरीन रही थी, जो कि मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। और सेकंड आपका कमल जो है ये आपका अंचत शरद कमल रहे थे, जो कि आपके टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो अगर समापन समारोह का ध्वजवाहक अगर पूछा जाए तो निखत जरीन और अंचत शरद कमल रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है आपके 4 नए खेल को जो वो शामिल किया गया था, और वो 4 नए खेल कौन कौन से थे। तो पहला आपका 3x3 बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया था। इसके अलावा महिला T20 क्रिकेट को जो वो शामिल किया गया था। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस को जो वो शामिल किया गया था, और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को भी जो वो शामिल किया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका देश रहा था ना वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 पदक जीते थे। सेकंड स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो इसमें चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो देखिए भारत के द्वारा जो है 22 गोल्ड मेडल जीता गया था। वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात कर ले तो सिल्वर जो वो 16 जीता गया था और 23 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये जो बराक ओबामा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो बराक ओबामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो ये कौन बैठा था, यानी दिल्ली का जो सुल्तान है ना गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये जो है कौन बना था? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है ना ये आपका 1325 ईस्वी में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है ना ये आपका लकड़ी के घर गिरने से जो है उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुगलक वंश की भी जो स्थापना है ना ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो है ये इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण जो है ये कितने बार किया था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण है ना ये 29 बार किया था। और इसी के जो आपका अफ्रीका यात्री था ना इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है अफ्रीका यात्री इब्न बतूता जो है ये आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुगी ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका सुगी है ना ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यक्षगान, हुतरी, कुनीथा और कारगा इन सभी जो नृत्य है ना ये कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है न्यूनतम लिंगानुपात रहा था? यानी सबसे कम जो लिंगानुपात है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना में सबसे कम जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो सबसे कम संख्या है ना ये दमन और दीव यूटी का रहा था। दमन और दीव का जो आपका लिंगानुपात है ना ये आपका 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। तो दमन और दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात रहा था? तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ना ये आपका पुदुचेरी का रहा था। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना ये प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था। और ओवरऑल में भी जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ये आपका 1000 पुरुषों पर जो है 877 महिलाएं थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना रहा था? तो ये आपका 943 या 9043 जो है ये रहा था। और 2001 में भारत का लिंगानुपात कितना रहा था? तो ये आपका 933 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम ये जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल के पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो है कला के क्षेत्र में 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। 1957 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ये जो है 1984 में जो है इन्हें दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य कलाकार की बात कर ले जो कि आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल,
टी बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जन रोजगार के मामलों में जो है अवसर की समानता को बताता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 16 है ना ये जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है। तो अनुच्छेद 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये आपका समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है ये आ जाता है। और ये जो आपका समानता का अधिकार है ना ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात आ गई है तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो वो वर्णन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी जो है वो दी गई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो 7 थी। यानी जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना उस समय अनुच्छेद 31 में था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो वो हटा दिया गया है और इसे जो है संविधान के भाग 12 और ये जो आपका अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका समानता का अधिकार हो गया जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने जो है ये किस भारतीय शासक के शासनकाल में जो है भारत का दौरा किया था। तो देखिए ये जो आपका यूनानी इतिहासकार ये जो मेगास्थनीज था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये किसका राजदूत था। तो देखिए ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम जो था ना उसका जो है ये राजदूत था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक जो पुस्तक भी है ना ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैसाखी का जो त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए बैसाखी का त्यौहार प्रति वर्ष जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जुलाई 1862 को किया गया था। तो 1862 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में भारत में जो है अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल यानी कोशिका में डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए कोशिका में जो डीएनए है ना ये आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक में जो है वो पाया जाता है। तो नाभिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाभिक के अलावा डीएनए और जो है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है ये आपका डीएनए पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डीएनए का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए बैटरी जो है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे जो है विद्युत ऊर्जा में जो वो परिवर्तित करता है। यानी बैटरी जो आपका रासायनिक ऊर्जा को आपका
आपका जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले विद्युत मोटर के बारे में, तो देखिए विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये जो आपका डायनेमो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाइकेन, और ये जो आपका लाइकेन और ये आपका कोई जो है ना, ये किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं। तो देखिए कोई और लाइकेन जो है ये आपका टुंड्रा वनस्पति में जो है वो पाया जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्कन का पठार ये जो है किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए दक्कन का जो पठार है ना, ये एक आपका त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दक्कन के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि आपका नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, इसके अलावा कृष्णा नदी, ये सभी जो है ना ये आपके प्रमुख नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जो है ये किस योजना में जो वो मिलाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जो है ये आपका जवाहर रोजगार योजना में जो वो मिला दिया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन जो है निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो सीधे लोगों के द्वारा जो है वो नहीं किया जाता है, बल्कि इनका जो निर्वाचन है ना, ये आपका निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा उनका जो निर्वाचन है वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य में कौन कौन आपके शामिल होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो जो है भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो आपके सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना जो वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये आपका पुदुमाई पेन योजना जो वो शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा से 6 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह जो है ये आपका 1000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1855 और 56 में इनमें से जो है कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जहां पे ऑप्शन में आपका संथाल विद्रोह दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका संथाल विद्रोह है ना, ये आपका 1855-56 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या रहा था। तो देखिए इस विद्रोह का जो मूल कारण रहा था ना, वो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों को महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार करना था। इस कारण से जो ये आपका संथाल विद्रोह जो वो किया गया था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये आपका सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामप्पा मंदिर ये जो किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए अगर रामप्पा मंदिर की बात कर ले तो इसे जो रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका रामप्पा मंदिर है ना, ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये जो आपका रामप्पा मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो भगवान शिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन सी ये जो किसमें पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी खट्टे जो रसदार फल होते हैं ना, जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, इन सभी फलों में जो है आपके विटामिन सी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका नींबू दिया गया था। तो नींबू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना,
ये 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। सेकंड आपका आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की बात कर ले तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो है वो किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 905 यानी 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड, यानी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो अभिक्रिया है ना, इसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए एसिड और बेस के बीच जो आपका अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन होता है ना, उसे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उस्ताद सफात अहमद खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद सफात अहमद खान ये जो आपके तबला वादक थे, तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य तबला वादक संगीतकार की बात कर ले, जैसे कि जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गुड़ खिंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इन सभी का जो संबंध है वो शहनाई वादक से है। अगर सरोद वादक की बात कर ले तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये कितना रहा था। तो देखिए जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से जब आज़ाद हुआ था, यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी ना, वो 12% थी। तो 12% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1951 के दौरान स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ना, उस समय जो भारत का साक्षरता दर रहा था वो 18% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो अभी वर्तमान में जो आपका चल रहा है वो आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें जो भारत का साक्षरता दर रहा था ना, वो आपका 74.04% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो किस नृत्य से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी जो है वो आपका पूछा गया था। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है
एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल के पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें जो है कला के क्षेत्र में 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1957 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1984 में जो मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है, इन्हें जो 1984 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, यानी कौन सा जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेनिस में जो है आपके 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, और वो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सेकंड आपका फ्रेंच ओपन होता है, थर्ड आपका विंबलडन होता है, और फोर्थ आपका यूएस ओपन होता है। अगर सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात कर ले तो ये आपका विंबलडन है, जो कि आपका इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए विंबलडन की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1877 में जब वो किया गया था, तो विंबलडन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका विंबलडन है ना, ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए विंबलडन जो है ये आपका ग्रास कोर्ट पर जो वो खेला जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो देखिए अगर दूसरा पूछ दिया जाना तो ये आपका यूएस ओपन है। यूएस ओपन की जो शुरुआत है ना, ये 1881 में किया गया था, और ये जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो आपका यूएस ओपन है ना, ये आपका हार्ड कोर्ट पर जो वो खेला जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, इसकी जो शुरुआत है ये आपका 1891 में हुआ था, और ये जो है इस टूर्नामेंट को जो है यानी फ्रेंच ओपन को जो है ये आपका रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और ये जो आपका फ्रेंच ओपन है ना, ये आपका क्ले कोर्ट पर जो वो खेला जाता है। चौथे अगर ओपन की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत है ये आपका 1905 में हुआ था, और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका जनवरी मंथ में जो है हर साल जो है ये खेला जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हॉकी के मैदान पर खिलाड़ियों की जो है संख्या कितनी होती है। तो देखिए हॉकी के मैदान पर दोनों पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना, वो 11 होता है। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जैसे कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए बेसबॉल में जो आपका 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में आपका 11 होता है, नेट बॉल में जो आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी होता है, पोलो में जो आपका 4 खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में जो आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में जो आपका 1 खिलाड़ी होता है, लॉन टेनिस में जो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा चेस में जो आपके 2 या फिर 1 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात कर ले तो आपका 11 खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में जो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, और टेबल टेनिस में जो है आपके 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, यानी इनमें से कौन सा ऊतक जो है पौधे में जल और खनिजों का परिवहन जो है वो करता है। तो देखिए ये जो आपका जाइलम ऊतक है ना, ये पौधे में जल का परिवहन करता है, और ये जो पौधे होते हैं ना, ये आपके जड़ के द्वारा मिट्टी से जो है जल को जो वो अवशोषित करते हैं। तो जाइलम ऊतक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फ्लोएम ऊतक के बारे में, तो देखिए ये जो आपके फ्लोएम ऊतक होते हैं ना, ये मुख्यतः भोजन के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी होता है, यानी पौधे में जो भोजन का जो परिवहन है ना, ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कोशिका की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मृत कोशिका की जो सबसे पहले खोज है ना, ये 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट हुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, ये जो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सबसे पहले जीवित कोशिका की जो खोज है ना, ये आपका एंटनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा 1674 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इज ए बायोग्राफी ऑफ,
यानी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किसकी आत्मकथा होगी। तो ये आपके इंडियन मैथमेटिशियन यानी भारत महागणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जो है आत्मकथा है। तो श्रीनिवास रामानुजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये 1991 में रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम में फसल की कटाई होने पर जो है कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए असम में फसल की कटाई होने पर जो है ये आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है। तो बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि पूछा जाता है कि असम में एक साल में जो है कितने बिहू मनाए जाते हैं। तो देखिए असम में एक साल में जो है आपके 3 बिहू मनाए जाते हैं। और वो 3 बिहू कौन कौन से हैं, तो पहला आपका बोहाग बिहू है, सेकंड आपका माघ बिहू है और थर्ड आपका काटी बिहू है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में जो आपका बोहाग बिहू का अन्य नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किस महीने में जो है बोहाग बिहू मनाया जाता है। तो देखिए सारे कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बोहाग बिहू को जो है ये आपका रंगोली बिहू भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका बोहाग बिहू है ना, ये आपका बैसाख यानी अप्रैल के मध्य महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। माघ बिहू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए माघ बिहू को जो है ये आपका भोगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये जो आपका माघ बिहू है ना, ये आपका जनवरी के मध्य महीने में मनाया जाता है। थर्ड आपका काटी बिहू है, जिसे जो है कंगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये आपका कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीने में जो है कंगाली बिहू को जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो देखिए अगर मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात आ गई है तो देखिए मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन जो वो किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 को जो है यह आपका भारत का मैग्ना कार्टा भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है ना, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समानता का अधिकार है। और यही जो आपका ऑप्शन में एक दिया गया था, यानी समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 यानी चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका चुनाव कानून संशोधन विधेयक बिल है ना 2021 का, ये जो आपका कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। तो लॉ एंड जस्टिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को जो है ये लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को जो वो पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में अगस्त 2022 में जो है किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से जो है किसान की आय को दुगना करने की योजना जो है वो बनाई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंचामृत योजना के माध्यम से जो है किसान की आय को दुगना करने का जो योजना है वो बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है अपना उच्च न्यायालय यानी अपना हाई कोर्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये आपका 31 अक्टूबर 1966 को ये जो आपका 4 जजों के साथ जो वो किया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय की जो स्थापना है उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो ये आपके KS हेगड़े थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दक्षिण गंगा के नाम से जो है ये आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जो है ये आपका कावेरी नदी को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी की सतह पर कौन से बल जो है वो कार्य करते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो कार्य करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021 का
अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो है इनमें से किसे दिया गया था? तो देखिए वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, ये अपर्णा सतीशन को दिया गया था। तो अपर्णा सतीशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अपर्णा सतीशन के बारे में, तो देखिए अपर्णा सतीशन जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे, यानी गोरखपुर जो है ये किस रेलवे का मुख्यालय है? तो देखिए गोरखपुर की बात कर ले तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे का जो है ये मुख्यालय है। तो पूर्वोत्तर रेलवे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे को जो है 18 जोन और 73 मंडलों में जो है ये आपका विभाजित किया गया है। और रेलवे जोन में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ना, ये आपका उत्तरी जोन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात कर ले, जैसे कि मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की अगर बात कर ले मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका गुवाहाटी में है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका कोलकाता में है। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये आपका मुंबई में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये आपका हुबली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका इलाहाबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका बिलासपुर में है। पूर्व तट रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका हाजीपुर में है। मेट्रो रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका कोलकाता में है। दक्षिण तट रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका विशाखापट्टनम में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो देखिए हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे ना, ये बाण भट्ट थे। तो बाण भट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है ना, जिसका नाम हर्षचरित है, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है ये बाण ने संस्कृत में जो है वो लिखा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा बंबई में जो है 31 मार्च 1867 को किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका कोनेरू हम्पी है ना, ये शतरंज यानी चेस खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका कोनेरू हम्पी है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन द प्लांट किंगडम फर्न्स एंड फर्न्स एलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप, यानी पौधे के साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी जो है ये किस समूह से संबंधित है? तो देखिए प्लांट किंगडम में फर्न्स और फर्न जो सहयोगी है ना, ये आपके टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। तो टेरिडोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं ना, ये आपके बीजाणुओं के माध्यम से जो है वो प्रजनन करते हैं, ना कि बीजों के द्वारा जो वो प्रजनन करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनका जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैसाखी पर्व ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका बैसाखी पर्व है ना, ये जनरली आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ड्राई विंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है ठंडी शुष्क हवा है? तो आपके ऑप्शन में जो है पोलर स्टरलाइज विंड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पोलर स्टरलाइज विंड यानी जो ये आपके ध्रुवीय पवनें होती है ना, ये आपके कोल्ड ड्राई विंड यानी ठंडी शुष्क हवा होती है। तो ध्रुवीय पवनें आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ना, ये आपका एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से संबंधित है।
तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी इस्टेब्लिश्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका इन 1894, यानी महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की जो स्थापना है वो किया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में जो है दक्षिण अफ्रीका में द नाटाल इंडियन कांग्रेस संगठन की जो स्थापना है वो किया गया था। तो देखिए द नाटाल इंडियन कांग्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप कमेंट करके ये जवाब जरूर दीजिएगा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी किस वर्ष जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच यूटी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2001 टू 2011, यानी 2001 से 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए 2001 से 2011 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या है ना वो सबसे अधिक है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये किसे भेजा था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये जो है मेगास्थनीज को भेजा गया था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर साम्राज्य का जो विखंडन है ना ये किस युद्ध के बाद हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तालीकोटा का जो युद्ध है ना ये आपका 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो विखंडन है वो हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये आपका 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का भाई के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो आपका विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है। तो विपिन चंद्र पाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूटन का प्रथम नियम ये जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जो है ये आपका जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है ना ये नेपाल से नहीं लगती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो सीमा है ना ये भारत के 5 राज्यों से लगती है और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, सेकंड आपका उत्तराखंड से लगता है, थर्ड आपका बिहार से लगता है, फोर्थ आपका सिक्किम से लगता है और फिफ्थ आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नेपाल की सीमा भारत से जो है ये कितने किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। तो देखिए नेपाल की सीमा जो है ये भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो देखिए उड़ीसा का जो सबसे बड़ी नदी है ना ये आपका महानदी है और ये जो आपका महानदी है ना ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो महानदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना ये आपका गोदावरी नदी है, उसके बाद आपका कृष्णा नदी है और तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो आपका महानदी है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2001 में किस शहनाई वादक को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना जो कि आपके शहनाई वादक वाद्य यंत्र से संबंधित है और इन्हें जो 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में जो है आपके लता मंगेशकर को भी जो है वो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न की जो शुरुआत है ये आपका 1954 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मिशन कर्मयोगी योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका मिशन कर्मयोगी योजना है ना, ये आपका सिविल सर्वेंट से संबंधित है, यानी सिविल सेवक से जो ये आपका संबंधित है। तो सिविल सर्वेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मिशन कर्मयोगी योजना है ना, इस योजना का जो उद्देश्य है वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की जो है योग्यता को उन्नत करना, ये जो आपका मिशन कर्मयोगी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो आपका मौलिक कर्तव्यों की संख्या है ना वो आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है, और ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका अनुच्छेद 51A में है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य ये जो है किस भाग में है, तो ये आपका भाग 4A में है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहां से बनता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी ना वो इंदिरा गांधी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महाबलीपुरम स्मारक ये जो है किस वन से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका महाबलीपुरम जो मंदिर है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसे जो है पल्लव राजवंश के दौरान जो वो बनाया गया था। और पल्लव राजवंश में भी जो है किस राजा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो पल्लव राजवंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल ये जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2024 का जो दक्षिण एशियाई खेल है ना ये आपका पाकिस्तान देश में आयोजित किया जाएगा। तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है विच एसिड इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन स्टोमेच, यानी मनुष्य के आमाशय में जो है कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए मनुष्य के आमाशय में जो है यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका HCl होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द PM इन द इंटर स्टेट काउंसिल, यानी अंतर्राज्यीय परिषद में PM द्वारा जो ये कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद में PM द्वारा जो है ये आपके टोटल 6 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह SSC के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।